गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। तो ब्लड ग्रुप के बारे में बहुत से लोगों का कन्फ्यूजन होता है और बहुत बार ये भी क्वेरी आती है कि कौन से ब्लड ग्रुप का ब्लड आप दूसरे ब्लड ग्रुप को दे सकते हैं, कौन से ब्लड ग्रुप का नहीं दे सकते। तो अगर हम ये टॉपिक को अगर डिटेल में समझ ले तो फिर कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा और हम आसानी से डिसाइड कर सकेंगे कि कौन सा ब्लड किसको चलता है। तो ब्लड ग्रुप जैसा हमने सब लोग जानते हैं कि 4 प्रकार का होता है, ए बी और ओ। तो ये बेसिकली देखा जाए तो जो ब्लड सेल्स है, आपके रेड ब्लड सेल्स है, उसके ऊपर जो एंटीजन रहता है उसके ऊपर से डिपेंड करता है। सपोज ये आपका आरबीसी है तो आरबीसी के ऊपर कुछ एंटीजन्स होते हैं, है ना। एंटीजन मतलब एक प्रोटीन होता है जो जब बॉडी में जाता है तो बॉडी में इम्यून सिस्टम को रिस्पॉन्स दिलाता है, जिसके कारण से एंटीबॉडीज़ बनते हैं। तो यहाँ पे 2 वर्ड्स आएंगे, एंटीजन और एंटीबॉडीज़। तो एंटीजन जो है वो सेल के ऊपर रहते हैं, एक तरह के प्रोटीन है जो सेल के ऊपर रहते हैं, जिसके कारण से इम्यून सिस्टम को स्टिमुलस मिलता है। और दूसरा होता है एंटीबॉडीज़ जो प्लाज्मा में रहते हैं। तो सेल के ऊपर कौन सा एंटीजन है उसके ऊपर से आपका ब्लड ग्रुप डिपेंड करेगा। तो जैसा हमने समझा था कि इसकी सेल के ऊपर एक एंटीजन रहता है और इसके अगेंस्ट एक एंटीबॉडी बनता है। एंटीबॉडी को मैं इस तरीके से दिखाता हूँ वाई की तरफ से। तो ये एंटीजन है और ये एंटीबॉडी है। और जैसा हमने समझा था कि एंटीजन के ऊपर आपका ब्लड ग्रुप डिपेंड करता है। आपके आरबीसीज के ऊपर कौन सा एंटीजन है उसके ऊपर से आपका ब्लड ग्रुप डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर समझो ये आपका आरबीसीज है और आरबीसी के ऊपर आपका ए एंटीजन है। यहाँ पे ए एंटीजन हम ये ट्रायंगल के जैसे दिखाएंगे, है ना। तो इसके ऊपर ये ए एंटीजन इस तरीके से इसके सेल के ऊपर है, तो आपका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए। सिंपल है। और अगर आपका ब्लड सेल्स के ऊपर जो आपके एंटीजन है वो अगर ऐसे राउंडेड है ना, तो ये बी टाइप के हो गए, तो इसको हम आपका ब्लड ग्रुप हो जाएगा बी। ठीक है। और जब आपके आरबीसीज के ऊपर दोनों तरह के एंटीजन रहेंगे, ए भी है और बी भी है, तो आपका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए बी। और जब आपके ब्लड वेसल्स के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं है तब आपका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ओ। इसको 0 के जैसे याद रख सकते हैं। ठीक है। तो जब आपके रेड ब्लड सेल्स के ऊपर एंटीजन ए है तो आपका ब्लड ग्रुप ए हो गया। जब आपके ब्लड सेल्स के ऊपर एंटीजन बी है तो बी हो गया। अगर ए और बी दोनों हैं तो ए बी हो गया। और रेड सेल्स के ऊपर अगर कुछ भी एंटीजन नहीं है तो हम उसको कहेंगे वो ब्लड ग्रुप ओ हो गया। अब एक चीज़ जो हमको याद रखनी है कि जब भी एंटीजन और एंटीबॉडी मिलते हैं तो वो सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है ना। अगर ए एंटीजन के साथ में ए एंटीबॉडी मिल गया तो ये सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो अगर हमारे नेचर ने हमारे बॉडी में इस तरह की व्यवस्था की है कि जो आपका एंटीजन है उसका एंटीबॉडी कभी आपके ब्लड में नहीं रहेगा। अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आपके ब्लड में कभी भी ए एंटीबॉडी नहीं रहेगा, है ना। लेकिन एक और चीज़ जो सरप्राइजिंग है यहाँ पे कि अगर आपके बॉडी में ए एंटीजन है तो बी एंटीबॉडी रहेगा। ये यहाँ पे समझना ज़रूरी है। ए एंटीजन है तो एंटीबॉडी बी रहेगा, बी एंटीजन है तो एंटीबॉडी ए रहेगा, है ना। तो हमने देखा कि एंटीजन ए बी या ओ रह सकता है। तो इसके जो एंटीबॉडीज़ हैं, अब जैसा मैंने बताया कि अगर ए एंटीजन है तो ए नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, बी रहेगा। बी को मैं एंटीबॉडी को स्मॉल से डिनोट करता हूँ। और अगर बी एंटीजन है तो ए एंटीबॉडी रहेगी। अगर यहाँ पे ए और बी दोनों भी एंटीजन अवेलेबल है तो यहाँ पे कुछ भी एंटीबॉडीज़ नहीं रहेंगे। और क्योंकि यहाँ पे ए एंटीजन भी नहीं है और बी एंटीजन भी नहीं रहे तो इसके एंटीबॉडीज़ में ए और बी दोनों एंटीबॉडीज़ रहेंगे। ठीक है। बस यही चीज़ हमको समझना है। ये चीज़ अगर समझ गई तो हम ब्लड ग्रुप को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो जब भी आपके ब्लड ग्रुप आरबीसीज के ऊपर ए एंटीजन है तो आप उसको ए ब्लड ग्रुप लेबल करेंगे और आपके प्लाज्मा में बी एंटीबॉडी रहेगा। ठीक है। जब आपके आरबीसीज के ऊपर बी एंटीजन है तो आप उसको बी ब्लड ग्रुप बोलोगे, लेकिन आपके प्लाज्मा में ए एंटीजन रहेगा। जब आपके रेड ब्लड सेल्स पे ए और बी दोनों एंटीजन्स है तो आप उसको ए बी ब्लड ग्रुप बोलोगे, लेकिन आपके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं रहेंगे। और जब आपके रेड ब्लड सेल्स के ऊपर
कोई एंटीजन नहीं है उसको हम ओ ब्लड ग्रुप बोलेंगे, लेकिन इसमें ए और बी दोनों एंटीबॉडीज़ रहेंगे। तो इस प्रकार से जब हमने देखा है कि ए और ए एंटीजन और ए एंटीबॉडीज़ मिलेंगे तो उसमें क्या होता है, जैसे ये ए एंटीजन है, उसमें हमने देखा कि ये ए एंटीजन है जिसके ऊपर हमने ये ट्रायंगल बनाया है ए के जैसे, और इसमें अगर आपने एंटीबॉडीज़ दे दिए जो ए है, तो जो ए एंटीबॉडीज़ है जिसको मैं इस तरीके से दिखाता हूँ दिखाने के लिए, तो इसमें आरबीसी चिपक जाते हैं, है ना। और जो आरबीसी चिपकने के कारण उसका एक क्लम्प बन जाता है, क्लम्प बनने के कारण वो बाद में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो जब भी ए एंटीजन और ए एंटीबॉडी मिलेंगे तो क्लम्पिंग होगा आरबीसीज का, और आरबीसीज क्लम्प होके वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो हमें हर हाल में देखना है कि जिस एंटीजन के सेल्स है उसके साथ में उस एंटीबॉडीज़ का प्लाज्मा ना मिले। तो जब भी हम ब्लड ग्रुप देते हैं, ब्लड ग्रुप चेक करते हैं, तो आपको वो चीज़ कंसिडर करके ब्लड देना होता है। जब भी हम ब्लड ग्रुप का क्रॉस मैच समझते हैं, क्रॉस मैच मीन्स आप जब डिटरमाइन करते हैं कि कौन सा ब्लड कौन से रेसिपिएंट को दिया जाएगा, तो हम इस प्रकार से समझते हैं कि जो डोनर है उसका एंटीजन हमको कंसिडर करना है और जो रेसिपिएंट है उसके एंटीबॉडीज़ कंसिडर करने हैं। क्योंकि एंटीजन जब आप आरबीसीज देते हो तो बहुत थोड़े से आरबीसीज आते हैं एज़ कम्पेयर, अगर हम कंपेयर करें कि ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा से ज़्यादा 350 ml होता है और जो रेसिपिएंट उसका ब्लड करीब करीब 4 लीटर होता है, तो जो एंटीजन है वो एंटीबॉडीज़ के कंपैरिजन में बहुत कम है। दूसरा, जो एंटीबॉडीज़ रेसिपिएंट के शरीर में है वो जैसे ही एंटीजन का स्टिमुलस मिलता है उनकी ग्रोथ और बढ़ जाती है और ज़्यादा एंटीबॉडीज़ तैयार होने लगते हैं और जो ट्रांसफ्यूज आरबीसीज है उसको डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। तो जब भी आप ये कंसिडर कर रहे हैं कि कौन सा ब्लड किसको दिया जाए, तो जो रेसिपिएंट की एंटीबॉडीज़ है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ए एंटीजन में हमने समझा था कि बी एंटीबॉडीज़ है, बी के अंदर ए है, ए बी के अंदर कुछ भी नहीं, और ओ के अंदर ए और बी दोनों एंटीबॉडीज़ हैं। तो कौन सा डोनर कौन से रेसिपिएंट को ब्लड दे सकता है वो हम इसमें समझेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर ए ब्लड ग्रुप अगर हम देते हैं तो ए के एंटीबॉडीज़ जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे वो नहीं दे सकते। अब ए के एंटीबॉडीज़ कहाँ पे है, यहाँ पे बी के लिए नहीं चलेगा और ओ के लिए नहीं चलेगा। तो ए एंटीबॉडीज़ कहाँ नहीं है, ए में नहीं है और ए बी में नहीं है। सिमिलरली बी एंटीबॉडीज़ कहाँ पे, बी एंटीबॉडीज़ ए में है और ओ में है, तो यहाँ पे ये नहीं चलेगा। और यहाँ पे बी एंटीबॉडीज़ नहीं है, इसलिए यहाँ पे चलेगा। तो बी ब्लड ग्रुप का डोनर सिर्फ बी या ए बी को डोनेट कर पाएगा। अब ए बी ब्लड ग्रुप जब होता है तो उसमें ए एंटीजन और बी एंटीजन दोनों हैं। तो ऐसा रेसिपिएंट जिसमें ए या बी एंटीबॉडीज़ है उसको आप ब्लड नहीं दे सकोगे। तो जो यहाँ पे ना ए को दे सकेंगे, ना बी को दे सकेंगे, ना ओ को दे सकेंगे, बस आप ए बी को ब्लड डोनेट कर सकोगे। अब ओ के अंदर हम देखते हैं कि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं है। अब कोई भी एंटीजन नहीं होने के कारण ये किसी भी एंटीबॉडी के साथ में रिएक्ट नहीं करता और इसके कारण से ये सभी को डोनेट कर सकता है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो ओ ब्लड ग्रुप वाले डोनर है वो किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं, इसलिए ओ ब्लड ग्रुप जिनका होता है उनको कहते हैं यूनिवर्सल डोनर। और यहाँ पे हमने देखा कि जो ए बी रेसिपिएंट है वो किसी से भी ब्लड रिसीव कर सकते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है यूनिवर्सल रेसिपिएंट। तो RH ब्लड ग्रुप समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमने देखा है कि ए के साथ में ए पॉजिटिव और ए निगेटिव ऐसे आता है। ये पॉजिटिव निगेटिव जो है वो RH के ऊपर से डिपेंड करता है। RH मीन्स रेसस बोलते हैं। एक पहली बार ये रेसस टाइप मंकी में मिला था, इसलिए इसको RH कहा जाता है। तो ये अगर मैं इसको इस तरीके से दिखाऊँ, है ना, तो ये एंटीजन है जो आपके सेल्स के ऊपर प्रेजेंट रह सकता है और एब्सेंट रह सकता है। अगर ये प्रेजेंट है तो आपका ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव हो जाता है, और अगर ये निगेटिव है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, तो ये RH निगेटिव हो जाता है। अब
ये चीज़ इसलिए समझना ज़रूरी है कि अगर RH निगेटिव को अगर आपने RH पॉजिटिव ब्लड दे दिया तो उसमें सीवियर रिएक्शंस हो सकते हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें समझनी ज़रूरी है जो कंसेप्ट बहुत लोगों के क्लियर नहीं होते। जैसा हमने समझा था कि अगर A एंटीजन है तो उसमें B एंटीबॉडीज़ रहेगा, वैसा यहाँ पे नहीं है ना। अगर आप RH पॉजिटिव है तो उसमें एक तो डेफिनेटली RH एंटीबॉडीज़ नहीं रहेंगे, RH निगेटिव में भी RH एंटीबॉडीज़ नहीं रहते, है ना। तो इसके प्लाज्मा में आपको रिस्पेक्टिव एंटीबॉडीज़ नहीं मिलते। लेकिन अगर RH निगेटिव है कोई पेशेंट और उसको आपने RH पॉजिटिव ब्लड दे दिया तो कुछ दिनों के बाद में शरीर उसको एंटीबॉडीज़ डेवलप कर लेता है, जिसको हम कहते हैं RH सेंसिटाइजेशन। तो इनिशियली इसका रिस्पॉन्स नहीं मिलता, लेकिन अगर थोड़ा सा ब्लड कभी RH पॉजिटिव का गया है RH निगेटिव का तो वो सेंसिटाइज हो जाता है और फिर बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना के उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल हम देखते हैं कि जब RH निगेटिव मदर प्रेग्नेंट रहती है और उसका बेबी पहली बार जब RH पॉजिटिव रहता है तो पहली बार में इतना प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि पहली बार में जो RH एंटीबॉडीज़ बनते हैं वो IgM टाइप के रहते हैं। वो IgM टाइप के एंटीबॉडीज़ प्लासेंटा को क्रॉस नहीं कर सकते, जिसके कारण से वो फीटल के RH पॉजिटिव सेल्स को डिस्ट्रॉय नहीं करते। लेकिन सब्सिक्वेंटली ये IgM जो एंटीबॉडीज़ है वो IgG में कन्वर्ट हो जाते हैं और IgG जो है वो प्लासेंटा को क्रॉस कर सकता है, इसलिए ये प्लासेंटा को क्रॉस करके फिर बेबी में हीमोलिसिस करते हैं। तो ये हमको समझना ज़रूरी है कि RH निगेटिव ब्लड ग्रुप में RH के एंटीबॉडीज़ नहीं रहते, लेकिन अगर उनको RH पॉजिटिव ब्लड दे दिया जाए तो फिर वो सेंसिटाइज होकर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना लेते हैं। तो जो हमको समझना है कि अगर आप RH पॉजिटिव है तो RH निगेटिव को ब्लड नहीं दे सकते, लेकिन RH निगेटिव वाले डेफिनेटली RH पॉजिटिव को ब्लड दे सकते, ठीक है, क्योंकि इनके ऊपर एंटीजन ही नहीं है, तो सेंसिटाइजेशन का कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता। तो यूनिवर्सल जो डोनर हुआ वो फिर RH निगेटिव हुआ, क्योंकि अगर RH पॉजिटिव अगर आप यूनिवर्सल डोनर कंसिडर करोगे तो वो RH निगेटिव को नहीं दे सकते, है ना। इसलिए यूनिवर्सल जो डोनर है, यूनिवर्सल डोनर वो RH निगेटिव है और यूनिवर्सल रेसिपिएंट जो बोलते हैं हम वो AB पॉजिटिव है, क्योंकि अगर आपने AB निगेटिव बोला तो उसको AB पॉजिटिव का ब्लड नहीं चलता। तो इस प्रकार से हमको समझना है कि यूनिवर्सल डोनर O निगेटिव है और यूनिवर्सल रेसिपिएंट AB पॉजिटिव है। इसमें एक चीज़ और ज़रूरी है कि जब आप लेस देन 3 मंथ्स पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते हैं तो आपको मदर और बेबी दोनों से क्रॉस मैच करना होता है, क्योंकि कुछ एंटीबॉडीज़ मदर के बेबी में भी आते हैं इनिशियली 3 मंथ्स में, वो ब्लड सर्कुलेशन में रहते हैं, और जिसके कारण से आपको ब्लड जब आप सिलेक्ट करते हैं बेबी के लिए तो आपको दोनों से क्रॉस मैच करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर मदर का ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है और बेबी का A पॉजिटिव है तो यहाँ पे आपको O पॉजिटिव सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप चाहते हैं कि दोनों के अगेंस्ट वो मैच न हो, क्योंकि जब O पॉजिटिव मदर का ब्लड ग्रुप है तो उसके अंदर एंटीबॉडीज़ A और B दोनों होंगे और ये एंटीबॉडीज़ हो सकता है बेबी के ब्लड में आए हुए हो। अगर आपने A ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया तो इसके एंटीबॉडीज़ उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, इसके अंदर के जो A एंटीबॉडीज़ है वो ब्लड को डिस्ट्रॉय कर देंगे। लेकिन अगर आपने O दिया तो वो दोनों को हेल्प करेगा, दोनों से क्रॉस मैच हो जाएगा। इसलिए आपको ब्लड ग्रुप देख के, मदर और बेबी का ब्लड ग्रुप देख के आपको ट्रांसफ्यूजन देना होता है पहले 3 महीने के लिए। अब कुछ स्पेशल सिचुएशन में हमको देखना होता है कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो क्या माँ का ब्लड ग्रुप बच्चे को अफेक्ट कर सकता है। तो जब भी बच्चा माँ के गर्भ में होता है थोड़ा सा ब्लड बच्चे का माँ के शरीर में जा सकता है, माँ के सर्कुलेशन में आ सकता है, और अगर मदर RH निगेटिव है और बच्चा RH पॉजिटिव है तो ये RH पॉजिटिव सेल्स जब माँ के सर्कुलेशन में एंटर करते हैं तो माँ का सेंसिटाइजेशन हो जाता है, मतलब वो RH पॉजिटिव सेल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना लेती है। दूसरा, माँ के ब्लड के अंदर मौजूद एंटीबॉडीज़ प्लासेंटा को क्रॉस करके बच्चे के अंदर भी आ सकते हैं, है ना। तो एक स्पेशल सिचुएशन जो हम देखते हैं कि अगर माँ का ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है और बच्चे का स्पेसिफिकली A, B या AB है, तो जो जैसे हमने समझा कि माँ का ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव होने के कारण इसके अंदर A और B के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ होंगे।
अब ये एंटीबॉडीज़ प्लासेंटा के थ्रू क्रॉस करके बच्चे के अंदर आ सकते हैं और बच्चे के जो ब्लड सेल्स है जो ए पॉजिटिव है उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब क्योंकि ज़्यादा आरबीसीज डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो हमने समझा था जॉन्डिस के चैप्टर में कि जब भी आरबीसीज ज़्यादा डिस्ट्रॉय होते हैं तो ज़्यादा जॉन्डिस बनता है। इसलिए जब भी माँ का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव होता है तो बच्चे में जो जॉन्डिस है वो बहुत ज़्यादा सीवियर होता है। हाँ, अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप भी ओ पॉजिटिव है तो ऐसे स्थिति में उसके सेल्स के ऊपर एंटीजन ही नहीं है, तो एंटीबॉडीज़ कुछ भी अफेक्ट नहीं करेंगे और वो इसको डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। तो अगर माँ का ब्लड ग्रुप भी ओ पॉजिटिव है, बेबी का भी ओ पॉजिटिव है, तो जॉन्डिस नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर माँ का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है और बच्चे का ए बी या ए बी है तो फिर जॉन्डिस ज़्यादा सीवियर होगा क्योंकि हीमोलिसिस होगा। अब अगर माँ RH निगेटिव है, ये स्पेशल सिचुएशन है, हमको पता होनी चाहिए। अगर माँ RH निगेटिव और बच्चा RH पॉजिटिव है, ऐसे स्थिति में अगर ये RH निगेटिव मदर के ब्लड में RH पॉजिटिव सेल्स पहुंच जाते हैं, है ना, ये बच्चे के RH पॉजिटिव सेल्स माँ के सर्कुलेशन में आ गए, तो ये एंटीजन को मदर का सेंसिटाइजेशन हो जाएगा और वो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना लेगी। अब स्टार्टिंग में जब एंटीबॉडीज़ बनती है तो वो होती है IgM टाइप की। अब ये IgM टाइप ऑफ एंटीबॉडीज़ प्लासेंटा को क्रॉस नहीं कर सकती, इसलिए पहले प्रेगनेंसी में कुछ नहीं होता। लेकिन सब्सिक्वेंटली IgG टाइप के भी एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं और अगर नेक्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम भी बच्चे का अगर ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है तो ये प्रीफॉर्म एंटीबॉडीज़ प्लासेंटा को क्रॉस करके बच्चे के अंदर जाके बच्चे के RH पॉजिटिव सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है, जिसके कारण से बहुत ज़्यादा हीमोलिसिस हो जाता है, बच्चे का ब्लड बहुत ज़्यादा टूट जाता है, जिसके कारण से बच्चे को एनीमिया हो जाता है, उसको बहुत ज़्यादा सीवियर जॉन्डिस हो जाता है। ऐसे बच्चे को डिलीवरी के बाद सीवियर जॉन्डिस के लिए ट्रीटमेंट लगता है, बहुत बार उनको एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन भी करना पड़ता है। तो ये IgG सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी में बढ़ते जाते हैं। तो पहले प्रेगनेंसी में कुछ नहीं हुआ था, फर्स्ट प्रेगनेंसी में हम देखेंगे कि थोड़ा ज़्यादा जॉन्डिस हो गया, थर्ड प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा जॉन्डिस हो गया। ऐसा सब्सिक्वेंटली इसकी सीवियरिटी बढ़ती जाती है और ऐसा ज़रूरी नहीं कि डिलीवरी के वक्त ही हो, अगर कोई एबॉर्शन भी हो गया तो भी ये सेंसिटाइजेशन बढ़ते जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर पहला एबॉर्शन है तो एबॉर्शन के टाइम पे भी कुछ सेल्स माँ के अंदर जाके माँ का सेंसिटाइजेशन हो सकता है, जिसके कारण से सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी में बच्चे को जॉन्डिस हो सकता है। तो ये सिचुएशन हमको समझनी ज़रूरी है। तो इसको रोकने के लिए कोई चीज़ है कि हाँ, तो अगर पहली प्रेगनेंसी में ही हमको पता चल जाए कि बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और माँ का निगेटिव है, तो 48 आवर्स के अंदर हम एंटी-D नाम का एक इंजेक्शन माँ को दे सकते हैं, जिससे क्या होगा, जो भी सेल्स बच्चे के अंदर पहुँचे हैं उनको ये डिस्ट्रॉय कर देगा और माँ का सेंसिटाइजेशन नहीं होगा, है ना। तो ये इंजेक्शन तभी काम करेगा जब सेंसिटाइजेशन होने का है। अगर सेंसिटाइजेशन ऑलरेडी हो चुका है तो ये इंजेक्शन काम नहीं करेगा। ये चीज़ हमको समझनी ज़रूरी है। और इसलिए ये जब भी मदर का ब्लड ग्रुप RH निगेटिव रहता है तो गायनेकोलॉजिस्ट इंसिस्ट करते हैं कि बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है, हमको तुरंत बताइए। अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप RH निगेटिव है तो एंटी-D देने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव आता है तो आपको एंटी-D इंजेक्शन देना होता है, ताकि माँ का सेंसिटाइजेशन रोका जा सके, ताकि सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी में होने वाले बच्चों को तकलीफ ना हो। अगर रिवर्स हो जाए तो क्या होगा, अगर माँ RH पॉजिटिव और बच्चा RH निगेटिव है तो ये RH इनकॉम्पेटिबिलिटी नहीं है। यहाँ पे आपको कुछ भी इंजेक्शन देने की ज़रूरत नहीं, ना ही बच्चा रिस्क में होता है। बहुत से पेशेंट हमारे पास इसके कॉम्बिनेशन के साथ में भी आता है कि बच्चा RH निगेटिव है, मदर RH पॉजिटिव है, तो रेफ़र कर देते हैं। तो उनको रेफ़र की ज़रूरत नहीं है अगर मदर पॉजिटिव और बच्चा निगेटिव है तो, ठीक है। लेकिन अगर RH निगेटिव मदर है और बेबी RH पॉजिटिव है तो ये सिचुएशन बहुत जल्दी आपको डिसीजन लेना होता है। तो हमको कैसे पता चलेगा कि मदर सेंसिटाइज हुई है या नहीं हुई है? तो उसके लिए एक टेस्ट होती है जिसको बोलते हैं इनडायरेक्ट कूम टेस्ट, है ना। तो इसमें हम देख सकते हैं कि मदर का सेंसिटाइजेशन हुआ है या नहीं। उसको किसी दिन और डिटेल में समझेंगे। और बच्चे का ब्लड ग्रुप अगर पॉजिटिव है
तो हम बच्चे में डायरेक्ट कुम टेस्ट करते हैं, DCT, जिससे हमें पता चलता है कि मैटरनल ब्लड द्वारा कुछ एंटीबॉडीज़ बच्चे में आए हैं क्या जो बच्चे के सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो बच्चे में हम डायरेक्ट कुम टेस्ट करते हैं और मदर में इनडायरेक्ट कुम टेस्ट करते हैं, जिससे हमें एंटीबॉडीज़ का पता चलता है। तो अब समझते हैं कि ब्लड ग्रुप कैसे डिटरमाइन किया जाता है, कि जब भी अब कोई ब्लड सैंपल आता है तो इसका ब्लड ग्रुप क्या है, कैसे पता चलता है। तो इसके लिए एंटीबॉडीज़ का सॉल्यूशन होता है, एंटी-A, एंटी-B और एंटी-D। एंटी-D मतलब RH एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ होते हैं। तो एक बूंद इसमें यहाँ पे ग्लाइड स्लाइड पे एंटी-सीरा का लिया जाता है, एंटी-सीरा A का, एक बूंद एंटी-सीरा B का और एक एंटी-D का, और इसमें फिर पेशेंट का ब्लड प्रिक करके एक एक बूंद मिलाया जाता है, या फिर ब्लड सैंपल जो भी आया है उसमें से एक ड्रॉप डाला जाता है। ब्लड डालते वक्त ये कोशिश की जाती है कि यहाँ का एंटी-सीरा इसके साथ में मिक्स ना हो, है ना, और फिर उसको फिर मैच स्टिक के जो बैक साइड है उससे उसमें एक ये ब्लड का ड्रॉप आपने यहाँ पे मिलाया और उसको बाद में फिर एक स्टिक लेके मिक्स किया जाता है ना। तो इसके लिए स्टिक अलग यूज़ होगी और इसके लिए अलग स्टिक यूज़ होगी। उसके बाद में इनको हम देखते हैं कि क्लम्पिंग है या नहीं है। अगर इसके अंदर आपको क्लम्पिंग दिखते हैं, इसके अंदर नहीं है और इसके अंदर है ना, तो आपका ब्लड ग्रुप होगा A पॉजिटिव। ठीक है। अगर इसके अंदर भी क्लम्पिंग है, इसके अंदर भी क्लम्पिंग है और इसके अंदर भी क्लम्पिंग है, तो आपका ब्लड ग्रुप हो गया AB पॉजिटिव। ठीक है। और अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे भी क्लम्पिंग नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे है, तो ये ब्लड ग्रुप हो गया आपका O पॉजिटिव। सब्सिक्वेंटली यहाँ पर क्लम्पिंग है, यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है, तो ये हो गया A निगेटिव। तो इस प्रकार से आप ब्लड ग्रुप डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन से इसमें क्लम्पिंग है। कभी कभी ये क्लम्पिंग नेकेड आइज से विजिबल नहीं होती, तो आपको बहुत बार माइक्रोस्कोप में भी उसको चेक करना होता है। तो अगर यहाँ पे क्लम्पिंग है तो वो A इंडिकेट करता है, यहाँ पे तो B इंडिकेट करता है और यहाँ पे अगर है तो वो RH पॉजिटिव स्टेटस इंडिकेट करता है। तो कहाँ पे क्लम्पिंग आया है उस हिसाब से आप उसका ब्लड ग्रुप डिटरमाइन कर सकते हैं। बहुत बार ये सवाल आता है कि मदर का ब्लड ग्रुप और फादर का ब्लड ग्रुप देख के क्या हम बता सकते हैं कि बच्चे का कौन सा ब्लड ग्रुप रह सकता है। तो उसके लिए हमको ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि जीन्स कैसे फॉलो होते हैं और वो जीन के कॉम्बिनेशन के हिसाब से बच्चे का हम ब्लड ग्रुप एस्टिमेट कर सकते हैं कि कौन से ब्लड ग्रुप के कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है। तो उसके लिए जीन्स कैसे इनहेरिट होते हैं हमको वो समझना है। जब A ब्लड ग्रुप होता है तो उसके जीन A और 0 ऐसे जाते हैं। जब B ब्लड ग्रुप होता है तो वो भी B और 0 ऐसे जाता है। जब AB ब्लड ग्रुप होता है तो उसमें A और B ऐसे जीन इनहेरिटेड होते हैं और O के ऊपर कोई भी जीन नहीं रहता है ब्लड ग्रुप वाला, है ना, 0-0 जैसा जाएगा। एक चीज़ और जो हमको समझनी है कि AA जीन भी A को ही डिटरमाइन करेगा और अगर BB जीन है तो भी वो B को ही डिटरमाइन करेगा। तो इसको समझ के हम माँ बाप के ब्लड ग्रुप के ऊपर से बच्चे का ब्लड ग्रुप डिसाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम समझते हैं कि माँ का ब्लड ग्रुप है A और फादर का है B, तो जैसा हमने समझा था कि यहाँ पे A और O ऐसा ब्लड ग्रुप बनेगा, यहाँ पर भी B और O ऐसा ब्लड ग्रुप बनेगा। तो क्या कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? यहाँ पे हम देख सकते हैं कि A और B मिलके AB फॉर्म कर सकते हैं, या फिर A और O फॉर्म करके A फॉर्म कर सकते हैं, या फिर O और B फॉर्म करके B फॉर्म कर सकते हैं, और O और O फॉर्म करके O फॉर्म कर सकते हैं। तो इसमें सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। बच्चे का ब्लड ग्रुप AB, B, A या O कुछ भी रह सकता है। दूसरा समझते हैं, अगर मदर का A है और फादर का O है तो इसमें हम समझते हैं कि सिर्फ A, यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी A की बनेगी, या फिर O
और यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी ओ की ही बनेगी। तो उनका ब्लड ग्रुप, बेबी का ब्लड ग्रुप आइदर ए और ओ रहेगा। अगर मदर का ब्लड ग्रुप ए बी है और फादर का ए है तो उसमें एंटीजन ए और बी और जीन इसमें ए और ओ ऐसा आएगा। अगर इनका हम कॉम्बिनेशन करते हैं तो बेबी का आइदर ए बनेगा, यहाँ पर भी ए बनेगा, बी और ए के कॉम्बिनेशन से ए बी बनेगा और यहाँ पे बी बनेगा। यहाँ पे ओ का पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि ओ का एक ही जीन है, हमको 2 जीन चाहिए तभी ओ के ब्लड ग्रुप की पॉसिबिलिटी बनेगी। तो ये बेबी में ए बी या ए बी ऐसा ब्लड ग्रुप बनेगा। तो इस प्रकार से मदर और फादर का ब्लड ग्रुप देख के हम बच्चे के ब्लड ग्रुप की पॉसिबिलिटी बता सकते हैं।